हेलो बच्चों, आप लोगों को संवाद क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोगों का फिजिक्स के क्लास 10th का लेक्चर नंबर 2 है, जो कि हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ चुके थे, जिसमें हम लोग प्रकाश के बारे में जाने थे। उसमें बहुत ऐसा टॉपिक देखे थे। आज हम लोगों का है पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ क्या है? तो इस पारदर्शी पदार्थ में कई इसका डिफिनेशन होगा। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से आर पार कर जाता है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में आईना हो गया। आईना के जो पिछले सतह पे जो पेंट किया हुआ रहता है, वह नहीं किया हुआ रहेगा तो उसे आसानी से आर पार कर जाएगा। उसके बाद हो गया कांच, हो गया हवा, हो गया और पानी हो गया। अब पानी में अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, इसके बीच में भी हवा है, और यहाँ हवा है, और हम लोग हवा की दूसरी ओर का भी आसानी से मतलब प्रकाश पास हो जाती है। कर जाती है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। आप लोग इसका डिफिनेशन लिखिएगा। एग्जाम्पल में पानी, हवा, कांच। मतलब यह ऐसा पदार्थ है जिससे आसानी से प्रकाश की किरणें आर पार कर जाती है। उसके बाद है अपारदर्शी पदार्थ। तो अपारदर्शी पदार्थ में आप लोग डायरेक्ट इसका उल्टा कर सकते हैं। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण आर पार नहीं कर पाती है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में यह बोर्ड हो गया। यह बोर्ड पे जो प्रकाश आ रही है, यह इसके पिछले भाग पे नहीं आ रही है। उदाहरण के लिए ये डायरी हो गया। ये डायरी पे जो प्रकाश आ रही है, इसके पिछले भाग में नहीं आ रही है। अगर ये आ रही होती तो यहाँ पे ये जो प्रतिबिंब बन रहा है, यह नहीं बनता। तो इसका हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। अपारदर्शी पदार्थ वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण आर नहीं कर पाती। मतलब वैसा पदार्थ जिसे प्रकाश की किरण आर पार नहीं कर पाती है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल में पुस्तक, दीवार, डायरी। मतलब एग्जाम्पल में लिख सकते हैं जिससे प्रकाश आर पार नहीं कर पाती है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब होता है पारभासी पदार्थ। मतलब पारभासी पदार्थ में क्या होता है, समझिए। मतलब वैसा पदार्थ जिसे प्रकाश की किरणें का औसतम भाग, मतलब थोड़ा सा ही इधर आ पाती है, जिसके जिसके कारण मतलब इसमें समझिए, इसमें प्रकाश की किरण आसानी से आर पार कर जाती है। मतलब इसमें कोई रुकावट नहीं बन सकता है, और इसमें थोड़ा सा भी प्रकाश की किरण आर पार नहीं कर पाती। और इसमें पारभासी पदार्थ में पर्दा मतलब प्रकाश की किरण का औसतम भाग मतलब थोड़ा थोड़ा सा आता है।
जैसे में घिसा हुआ कांच, मतलब जो कांच के माध्यम से आप लोग आसानी से पारदर्शी पदार्थ में जो प्रकाश की किरण आर पार कर जाती है, अगर जो वही कांच घिसा हुआ रहेगा तो उससे प्रकाश की किरण थोड़ा थोड़ा ही पार कर पाएगा। नहीं तो रंगीन पॉलीथीन, जो पन्नी का आप लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें रंगीन पॉलीथीन जो होगा उससे भी थोड़ा थोड़ा प्रकाश की किरण आ पाएगा, इसलिए उसको अस्तव भाग बोला गया है। इसमें तो हम लोग इसका डिफिनीशन लिखते हैं। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण अस्तव भाग आर पार कर पाती है। मतलब इसमें कहा जाता है वैसा प्रकाश की किरण जिसमें प्रकाश का अस्तव भाग ही पार कर पाती है। एग्जाम्पल में रंगीन पॉलीथीन, घिसा हुआ कागज, हुआ कांच, और एक ठो और लिख सकते हैं तेल लगा हुआ कागज। और एक ठो तेल लगा हुआ कागज। तो हम लोग देख लिए पारदर्शी पदार्थ क्या है, अपारदर्शी पदार्थ क्या है, और पारदर्शी पारभासी पदार्थ क्या है। तो हम लोग तीनों देख लिए। पारदर्शी शॉर्ट में समझते हैं, पारदर्शी पदार्थ क्या है, जिसे प्रकाश की किरण आसानी से आर पार कर जाती है उसे पारदर्शी पदार्थ करते हैं, जैसे पानी हवा कांच हो गया। अपारदर्शी पदार्थ क्या है, जिसे प्रकाश की किरण आर पार नहीं कर पाती उसे अपारदर्शी पदार्थ का, जैसे पुस्तक, दीवार, डायरी। और पारभासी पदार्थ क्या है, वैसा पदार्थ जिसे प्रकाश की किरण का अंशतः भाग, मतलब थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, उसको पारभासी पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल में रंगीन पॉलीथीन, घिसा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज। तो हो गया। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। हम लोग का अगला टॉपिक है छाया। आखिरकार छाया का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जो हम लोग यहाँ खड़ा है, जो ये काला अंधेरा देख लीजिए, यह मार्कर हो गया, और इसका जो ये काला काला बन रहा है, यही छाया हुआ। तो हम लोग छाया को पहले समझते हैं। छाया क्या है, तो छाया उससे बोला जाता है प्रकाश जो दिशा में आ रही है उसकी बीच में अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है, तो उसके विपरीत एक काला अंधेरा क्षेत्र बनता है, उसे ही छाया कहा जाता है। देखिए, वस्तु कोई भी रंग की हो, उसका छाया हमेशा काला ही बनेगा। चाहे मार्कर व्हाइट कलर का है, इसका छाया देख लीजिए काला ही बन रहा है। यहाँ हम खड़ा है, इसके पीछे जो ये बन रहा है, इसका छाया यह काला भी बन रहा है। तो हम लोग इसका परिभाषा लिखेंगे, प्रकाश के मार्ग में अपारदर्शी वस्तु को रख देने पर उसके विपरीत, मतलब इसके पीछे काला अंधेरा जो क्षेत्र बनता है, उसे ही छाया कहते हैं। वस्तु किसी भी रंग का हो, उसका छाया या प्रतिबिंब हमेशा काला ही बनेगा। प्रकाश के मार्ग में
अपारदर्शी वस्तु रख देने पर उसके विपरीत काला अंधेरा क्षेत्र बनता है, उसे छाया कहते हैं। देखिए, प्रकाश के मार्ग में आप लोग यहाँ समझिए, ये सूर्य की किरण सूर्य हो गया, इसका प्रकाश यहाँ पे कोई अपारदर्शी वस्तु है, यह प्रकाश की किरण यहाँ पे बना और इसके पीछे यहाँ पे इसके प्रकाश के मार्ग में एक अपारदर्शी वस्तु को रख दिया गया और इसके पीछे जो इसका ये जो भाग बनेगा ना, वह काला बनेगा और इसी का नाम छाया। मतलब साफ साफ छवि, आपकी जो परछाई हुई जो बनती है उसे ही छाया कहा जाता है। तो आप लोगों ने ये समझ लिया। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक पे आते हैं। अब फिर हम लोग जहां से चैप्टर स्टार्ट किए थे, प्रकाश का परावर्तन, जिसमें हम लोग प्रकाश के बारे में जाने थे। प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, लेकिन हम लोग परावर्तन को देखने आप लोगों को बोले थे, जहां पे परावर्तन स्टार्ट होगा उस समय हम लोग इसका डिफिनीशन देखेंगे और उसके बाद इसका डिफिनीशन देखते हैं और इसके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी समतल सतह से टकराकर और पुनः अपने ही माध्यम में लौट जाती है, उसे ही प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। मतलब परावर्तक, आपसे ये भी पूछा जाएगा कि परावर्तक सतह क्या है, तो प्रकाश की किरण जिस सतह से टकराती है उसे ही परावर्तक सतह कहा जाता है। प्रकाश की किरण जिस सतह से टकराती है, जैसे मैं यहां समझिए, यह दर्पण हो गया और प्रकाश की किरण जिस सतह से टकराती है उसे ही परावर्तक सतह कहा जाता है। और यह इसमें कौन सा दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो समतल दर्पण। और हम लोगों के सामने जो ये दर्पण है ये भी समतल दर्पण है, जिसके माध्यम से हम लोग अपना चेहरा को देख पाते हैं। तो हम लोग प्रकाश के परावर्तन का डिफिनीशन पहले लिखेंगे, उसके बाद प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं ये भी देखेंगे। मतलब दो प्रकार होते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी समतल सतह से टकराकर पुनः अपने ही माध्यम में लौट जाती है, उसे ही प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी समतल सतह से
टकराकर पुनः अपने ही माध्यम में लौट जाती है, उसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब यहाँ पे समझ लीजिए, यह परावर्तन हो गया और प्रकाश किरण टकराई और यह अपने ही माध्यम में लौट जाती है, उसे ही प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। तो सबसे पहले हम लोग नियमित परावर्तन पे चलते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं। पहला नियमित देखिए, नियमित परावर्तन किसे कहा जाता है? तो जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी समतल सतह से टकराकर, मतलब उसका जहां से वह टकराएगी वह यह सतह एकदम चिकनी हो और समतल होनी चाहिए, तो इसी को नियमित परावर्तन कहते हैं। इसके नीचे से पेंट किया जाता है इसलिए ताकि प्रकाश की किरण इस पे पड़े और नीचे दले नहीं गुजर, इसलिए इसको पेंट कर दिया जाता है। और नियमित मतलब यह एक अपनी यह चिकनी और समतल सतह से टकराएगी और नियमित रूप से परावर्तन हो जाएगा, तो उसी को देखिए, यह सीधा ऐसे आ रहा है और फिर ऐसे जा रहा है और इसका जो सतह है वह समतल है। इसका डिफिनीशन हम लोग लिखते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी समतल सतह से टकराकर और पुनः अपने ही और नियमित रूप से परावर्तित हो जाती है, उसे ही नियमित परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी समतल सतह से टकराकर और नियमित रूप से परावर्तित हो जाती है, उसे ही नियमित परावर्तन कहा जाता है। और इसका फिगर बना लीजिएगा आप लोग, फोटो। हो गया, आप लोग ये फोटो बना लीजिएगा। और हम लोग चलते हैं अब अनियमित परावर्तन क्या है। सॉरी हम देखते हैं हम लोग अनियमित परावर्तन क्या है।
अनियमित परावर्तन क्या है? तो अनियमित परावर्तन में क्या कहा जाता है? जब प्रकाश की किरण किसी रुखरी सतह से टकराकर, मतलब यह नियमित परावर्तन में यह पूरा प्लेन था, लेकिन इसमें रुखरी है, तो यहाँ प्रकाश की किरण आती है और अनियमित रूप से ये इधर चली गई, ये इधर चला गया, मतलब इसका कोई सही दिशा नहीं है, और वह जितना कोण से आता है और उतना ही एंगल पे कोण पे चला जाता है, तो इसलिए उसको नियमित परावर्तन कहते हैं। और यह इसका सतह ही उभरा हुआ है, जिसके कारण यह तिरछा भाग जाता है इसका किरण, इसलिए इसको अनियमित परावर्तन कहा गया है। तो जब प्रकाश की किरण किसी रुखरी सतह, रुखरी या यहाँ फिर उभरी भी लिख सकते हैं, अनियमित रूप से, अनियमित रूप से परावर्तित हो जाती है, उसे ही अनियमित परावर्तन कहता है। मतलब कहा जा रहा है नियमित परावर्तन में क्या हुआ था, प्रकाश किरण चिकनी समतल सतह से टकराकर, और यहाँ पे रुखरी है, मतलब उभर, मतलब आप किसी रोड पे जाते होंगे तो वहां एकदम उसका सरफेस जो उसका सतह होता है वह प्लेन रहता है, और जो रोड जो टूट जाता है उसमें देखिएगा जहां तक गिट्टी उबड़ खाबड़ रहता है, तो यहाँ वही है। लेकिन उस राह पे आप इंसान चलता है और यहाँ पे प्रकाश की किरण जिस प्रकार से आती है, नियमित रूप से आती है, तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं, अनियमित रूप से आती है तो अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो इसका आप लोग ये फोटो बना लीजिएगा। अब हम परावर्तक सतह देखिए, अब हम लोग आते हैं अपने जो एग्जाम के व्यू से बहुत जरूरी है, परावर्तक प्रकाश की किरण जिस सतह से टकराती है उसे ही परावर्तक सतह कहते हैं। प्रकाश की किरण जिस सतह से टकराती है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। और आपसे पूछा जाएगा सबसे अच्छा परावर्तक सतह किसका होता है, तो सबसे अच्छा परावर्तक सतह चांदी का होता है। उसे परावर्तक सतह कहते हैं। और यहाँ लिख लीजिए पॉइंट बना के, सबसे अच्छा परावर्तक सतह चांदी का होता है। सबसे अच्छा परावर्तक सतह किसका होता है, तो सबसे अच्छा परावर्तक सतह चांदी का होता है।
अब हम लोग आते हैं दूसरे टॉपिक पे, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ बात। मतलब प्रकाश के परावर्तन से संबंधित बातें। उसमें आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है, आपतन बिंदु क्या है, आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, ये सब चीज के बारे में जानेंगे अब हम लोग। इसके बाद पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। तो इससे जानने से पहले हम लोगों को जानना है प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित बातें। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित बातें, जिसमें सबसे पहले है आपतित किरण क्या है। जिसमें सबसे पहले आता है आपतित किरण क्या है। तो आपतित किरण समझने के लिए आप लोग को अभी परावर्तक सतह के बारे में बताए थे। यह समतल दर्पण का सतह बनाया जाता है और इसके निचले भागों को पेंट किया हुआ रहता है। तो प्रकाश आपतित किरण किसे कहते हैं? यहाँ है आपतित किरण किसे कहते हैं? दर्पण की सतह पर पड़ने वाली यह परावर्तक सतह किसका होता है? तो समतल दर्पण, समतल दर्पण। समतल दर्पण। तो दर्पण की सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। मतलब यह जो किरण आ रही है, इसका नाम एक किरण जो यह सतह पर आ रही है, इसे ही आपतित किरण कहते हैं। तो हम लोग इसका लिख सकते हैं, दर्पण की सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण के बाद दूसरा टॉपिक आता है परावर्तित किरण क्या है। तो परावर्तित किरण समझिए, दर्पण की सतह दर्पण की सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और इससे टकरा कर वापस लौट जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो दर्पण की सतह से टकरा कर वापस लौट जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं और दर्पण की सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो इसका आपतित किरण और इसका नाम लिख सकते हैं परावर्तित किरण। दर्पण की सतह से टकरा कर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण परावर्तित किरण हो गया। और यहाँ यहाँ पे टकराती है तो इस
बिंदु का नाम दिया जाता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु किसे कहिएगा? तो आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उसी बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। आपतन बिंदु आपतित किरण जिस बिंदु से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहा जाता है। उसके बाद है आप आपतन कोण क्या है और परावर्तन कोण क्या है, समझते हैं। तो इसको हम लोग मिटाते हैं और इसके बाद फिगर को साफ से बना के और इसके बाद आगे समझते हैं। आपतन बिंदु हो गया। अब हम लोग यहाँ समझिए अभिलंब क्या है। तो अभिलंब बोलिएगा, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को ही अभिलंब कहा जाता है। मतलब इसके बीच में जो एक चिन्ह काल्पनिक माना जाता है यह हमेशा आपतन बिंदु के ऊपर माना जाता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया अभिलंब। इसके बारे में लिखिएगा, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। इसका दो टॉपिक और बच गया, आपतन कोण और उसका परावर्तन कोण। तो आपतन कोण क्या है समझिए, यह अभिलंब हो गया। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को ही आपतन कोण कहा जाता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को ही आपतन कोण कहा जाता है। आपतन, तो यहाँ पे लिखिएगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण हो गया। इसके बाद समझते हैं परावर्तक कोण क्या है।
आपतन कोण परावर्तक नहीं होता है, परावर्तन होता है। परावर्तन कोण क्या है? तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के जो कोण बना, इसी को परावर्तन कोण कहते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। समझिए, सबसे पहले हम लोग परावर्तक सतह के बारे में समझे थे, जो कि परावर्तक सतह क्या है। तो प्रकाश की किरण जिस सतह से टकराती है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। परावर्तक सतह के बारे में, यह जो बना होता है वह समतल दर्पण का बना, यह यहाँ पे जो दर्पण का यूज किया जाता है वो समतल दर्पण होता है। उसमें आता है आपतित किरण। आपतित किरण क्या है? तो दर्पण की सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। मतलब यहाँ जो प्रकाश की किरण इधर से आई और यहाँ पे जो पड़ रही है इस सतह पे, तो इसी को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण क्या है? दर्पण की सतह से टकराकर वापस अपने ही माध्यम में लौट जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। मतलब यहाँ पे जो किरण आई और पुनः यह अपने ही माध्यम में लौट गई, उसे ही परावर्तित किरण कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसके बीच में एक बिंदु माना जाता है, उस बिंदु का नाम दिया जाता है आपतन बिंदु। वह आपतन बिंदु के बारे में हम लोगों ने लिखा, आपतित किरण जिस बिंदु से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहा जाता है। उसके बाद आपतन बिंदु पर एक ठो अभिलंब माना जाता है, ताकि इधर जो कोण बनेगा और इधर जो कोण बनेगा यहाँ से नापा जाएगा। अभिलंब के बीच से यह कोण को नापने के लिए एक अभिलंब माना जाता है। तो वह अभिलंब का परिभाषा हम लोगों ने लिखी, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को ही अभिलंब कहा जाता है। उसके बाद आता है आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है। तो आपतन कोण के बारे में हम लोगों ने समझा कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को ही आपतन कोण कहा जाता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के ही कोण को ही परावर्तक कोण कहा जाता है। अब हम लोग इससे आगे समझते हैं, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, समझिए। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम हम लोग देखते हैं। पहला नियम क्या है, समझिए। यहाँ ये परावर्तक सतह हो गया और पहला नियम लिखते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है, उसे ही प्रकाश हाँ, इसका पहला नियम कहता है आपतित किरण, किरण परावर्तित किरण इसका पहला नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है। पहला नियम।
मम्मी आ गई क्या वहाँ बात हुआ किरण एवं कितना का मोबाइल था वो अभिलंब अरे तो 80,000 की रहता तो मिल जाए तीनों एक सुनो ना हेलो ही आनंद है तल आपतित किरण परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं और इसका प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम कहता है, ये पहला नियम हो गया और दूसरा नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। दूसरा नियम आपतन कोण एवं आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, I बराबर आर। इसको इंसिडेंट रे बोला जाता है इंग्लिश में और इसको रिफ्लेक्टेड रे बोला जाता है, इसलिए इसको आई से डिनोट किया गया और इसको आर से डिनोट किया गया। प्रकाश के परावर्तन को हम लोग दो नियम समझ लिए। पहला आपतित किरण परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। दूसरा नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक पे आते हैं। अब इसके बारे में हम लोग प्रतिबिंब के बारे में समझते हैं। प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब आप जो यहाँ पे ये आईना हो गया और इसमें जो आप अपना चेहरा जो देखेंगे और इसमें जो वह बनेगा उसे ही प्रतिबिंब कहा जाता है। प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो सबसे पहले हम लोग प्रतिबिंब का परिभाषा देखेंगे, उसके बाद वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है, इस दोनों का परिभाषा लिखेंगे, इस दोनों में क्या अंतर है उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले समझिए प्रतिबिंब क्या है। समझिए किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे ही प्रतिबिंब कहा जाता है। किसी मतलब कहीं से प्रकाश आ रही है वह परावर्तन या अपवर्तन के बाद, तो हम लोग परावर्तन के बारे में समझ चुके हैं और इसके इस चैप्टर को जैसे ही समाप्त होगा अगला चैप्टर हम लोगों का स्टार्ट होगा प्रकाश का अपवर्तन, उसमें समझेंगे अपवर्तन क्या है। तो यहाँ पे हम लोग परावर्तन के बारे में समझे थे। तो यहाँ पे बोल रहा है किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। मिलती है, एक तो बात बोला जा रहा है मिलती है और दूसरा बात बोला जा रहा है मिलती हुई प्रतीत हो रही है, यानी अनुमान किया जा रहा है। तो इसी के आधार पे यहाँ पे इसके दो प्रकार होते हैं, वास्तविक एवं काल्पनिक। तो पहले हम लोग इसका प्रतिबिंब का परिभाषा देखते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत
होती है उसे ही प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब किसी भी बिंदु स्रोत से, मतलब कहीं से प्रकाश आ रही है और परावर्तन या अपवर्तन के बाद, सॉरी बच्चों थोड़ा गलती डेफिनेशन लिखा चुका है। किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, ओहो की बाद हाँ यहाँ समझिए, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे ही प्रतिबिंब कहते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब एवं काल्पनिक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? जो आपके सामने किसी भी चीज का रियल इमेज बने, और कोई भी चीज। और काल्पनिक प्रतिबिंब, आप अपने रूम में सोए हुए हैं और बाहर गाड़ी का आवाज है, तो आप लोग गाड़ी की आवाज सुन के बोल सकते हैं कोई गाड़ी जा रही है, लेकिन वह कौन कंपनी की गाड़ी है या कौन सी गाड़ी है, यह आप लोग अपने अनुमान पे कहिएगा। जो घटना आपके सामने में घटेगी उसे ही वास्तविक बोलिएगा, और जो घटना आपके सामने में नहीं घटेगी उस पे अनुमान किया जाएगा तो उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। तो इसके डिफिनीशन को हम लोग अपने अगले क्लास में समझेंगे, लिखेंगे, इसमें अंतर देखेंगे। उसके बाद हम लोग का टॉपिक स्टार्ट हो गया, दर्पण क्या है, दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, ऐसा चीज के बारे में जानेंगे। आज भर के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोगों को जो भी डाउट होगा आप लोग कमेंट में लिखिएगा, आपको उसका सॉल्यूशन बहुत जल्द से जल्द मिलेगा।